जी आपको मैं बताता चलूं कि अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग ख़त्म हुई है। आज दो वकला ने दलाइल दिए, ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए और तारिक हसन साहब जो कि इसहाक डार साहब के वकील, उन्होंने दलाइल दिए। जबकि आप पहले भी रिपोर्ट्स में और हमारे चैनल के तवज्जुह से ये सुन चुके हैं कि जो बच्चों के वकील हैं उन्होंने मज़ीद वक्त मांगा है। उनका कहना है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जरिए कुछ और मज़ीद जो है डॉक्यूमेंट्स बच्चों की बेगुनाही साबित करने के लिए मंगाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जनाब, वो भी आज मौजूद थे, उन्होंने जो अपने मुखालिफिन के वकला के दलाइल सुने तो उन्होंने क्या नतीजा अखज़ किया। सर फवाद साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब के वकील ने ऐसा लगता है बिल्कुल अपना आर्गूमेंट ही चेंज कर दिया। उन्होंने अब पूरे का पूरा वजन बड़े मियाँ साहब पे डाल दिया कि जी मोनोलिथिक फैमिली थी तो वो ही बांटते थे, वही सब कुछ करते थे। ये अब सडन शिफ्ट ऑफ आर्गूमेंट को फ़ायदा देगी सर इनको? मेरा ख्याल है इट्स टू लिटल टू लेट। जो आज ख्वाजा हारिस साहब ने जो आर्गूमेंट्स किए वो देखिए ना, इमरान खान बड़ी अच्छी बात करते हैं। इमरान खान कहते हैं कि एक तो इनको सज़ा होनी चाहिए जो इन्होंने इनके करतूत हैं और जो इनकी बातें हैं, जो इन्होंने एक्शंस किए उनके लिए। दूसरा, जो ये कौम को स्टूपिड समझते हैं और समझते हैं कि पूरी दुनिया बेवकूफ़ है, हम अक्लमंद हैं। एक इसके लिए अलहदा एक प्रोविजन होनी चाहिए जो इनको सज़ा दी जाए। मेरा ख्याल है कि हर बंदे को केस समझ आ गया है, हर बंदे को एविडेंस का पता है। ये जो थ्योरी थी इनकी कि शायद हम कोई मासूम बन जाएंगे, कि साजिश वाली, वो भी नहीं चली और अब तो मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज इससे आप हिसाब लगा लें कि 1 बजे तक कोर्ट टाइम होता है, लेकिन 12:30 बजे तक सारे वकला जो है इनके वो एग्जॉस्ट हो चुके थे, उनके पास कोई आर्गूमेंट्स नहीं थे। 12:30 बजे कोर्ट टाइम खत्म। खैर हमने भी नोटिस किया कि कुछ चीज़ों को बिला वजह स्ट्रेच किया जा रहा था अननेसेसरी। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ है सर कि प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से जब बात कर रहे थे ख्वाजा साहब, तो जज साहिबान ने एक्सप्लिसिटली कह दिया जनाब मसला सिर्फ और सिर्फ यही है, आपने बताना है कि ये फ्लैट्स 2006 से पहले के अगर आपके पास हैं और ख़ास तौर पे अगर आपने हुसैन की मलकियत प्रूव ना की, जो उसका अब तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, तो फिर ये माना जाएगा कि मरियम बीबी ही बेनिफिशरी है उसकी। देखिए, शुरू दिन से ही ये सवाल है कि आप बता दें कि इसकी मलकियत किसकी है और किसके पास है। इनको अभी तक ये सवाल का जवाब नहीं मिल पाया और ये लग यूँ ही रहा है कि मामला जो है वो इनके हाथ से निकल गया है। जो जाली कागजात इन्होंने बयान किए वो सारे के सारे बिल्कुल गिर गए। और जब आपने देखा कि जब ट्रेल बनाते हैं आप जाली कागजात की, तो उसमें होता यही है कि एक ट्रेल पकड़ा जाता है तो बाकी सारे उस पर गिर जाते हैं। एग्जैक्टली इनके साथ हुआ यही। और अब तो ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर और इतना कुछ आ गया है, किस तरह से वो जाली अकामा बना के रह रहे थे। उन्होंने वहाँ से FZD ने वहाँ से ट्रांजेक्शन्स की, हिल मेटल 13 कंपनियाँ बनाई। अब तो इतना कुछ आ गया है कि अच्छा फवाद साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है आखिर में जब इसहाक डार साहब के वकील के साथ जो कुछ आज हुआ, जिस तरह से आर्गूमेंट में कई दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि ही रैन आउट ऑफ आर्गूमेंट। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला जस्टिस शेख अजमत साहब ने कहा जब उन्होंने पूछा कि FBR का कोई डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने उर्दू में ही लफ्ज़ कहा कि बना के ना ले आना। ये क्या शो करता है? देखिए, इससे शो होता है कि किस कदर मिसट्रस्ट है जुडिशरी का, पाकिस्तान के लोगों का इस ख़ानदान के ऊपर और इस सारे ये जो माफिया है इसके ऊपर। क्योंकि आप देखें कि आपके सामने, आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं इस केस को, एक एक डॉक्यूमेंट जो पेश किया शरीफ फैमिली ने वो बुनियादी तौर के ऊपर जाली था। एक एक डॉक्यूमेंट जो उन्होंने पेश किया वो फोर्ज्ड था। और उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी यही प्रॉब्लम है कि जजेस तैयार नहीं है इसको एविडेंस में एक्सेप्ट करने को, अनलेस आप इसकी कस्टडी और इसका ट्रायल जो ट्रेल है वो सही तौर के ऊपर बता सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त का। नसीम ज़हरा साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं और कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान भी आप वहीं पर थी। मैडम, हम वन बाय वन आते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के वकील, उन्होंने आज अपना आर्गूमेंट चेंज किया बिल्कुल कि जी मोनोलिथिक फैमिली है, बड़े मियाँ साहब सब फैसले करते थे। मेरा ख्याल है कि आर्गूमेंट चेंज नहीं किया अली, यही इनका लाइन ऑफ आर्गूमेंट रहा है। कल तक तो ये था GIT के वो लीगल पैरामीटर्स उसके क्वेश्चन कर रहे थे। आज उन्होंने जो पुरानी आर्ग्यूमेंट्स थी कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर साहब को बिल्कुल डी लिंक कर दें। उन्होंने कहा जी रिस्पोंडेंट 1 का कुछ भी नहीं मौजूद, यानी कि ना उनकी कोई पोजेशन है ना कोई उनका टाइटल है। और उन्होंने उसका 9A5 जो था नैब ऑर्डिनेंस का, उसका हवाला देने की कोशिश की, उस पर सपोर्ट लेने की कोशिश की उसके थ्रू के जी उसमें जो डिस्क्रिप्शन है कि कौन इंटाइटल्ड है, ओनरशिप और पोजेशन और बेनिफिशरी, तो उस पर मेरा कोर्ट ने उनके साथ एग्री नहीं किया। कोर्ट ने उनसे कहा कि जो आपकी जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है। फिर कोर्ट ने, जैसे आपको मालूम है, वो 9A5 बार बार उसमें से रिफ़र करते रहे। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाजा हारिस साहब जो कोशिश कर रहे थे आज, वो ये कर रहे थे कि
प्राइम मिनिस्टर साहब को कम से कम, औरों को तो छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर साहब को इसे बिल्कुल अलग करें। तो उन्होंने बार बार कहा कि जी अगर रहें भी कहीं तो ओनरशिप नहीं होती, अगर ज़्यादा वक्त भी गुजारें तो ओनरशिप नहीं होती। और उस पर आखिर में उन्होंने कहा कि जी जो कुछ प्राइम मिनिस्टर का लिंक बनता है वो सर्कमस्टांशियल है। अच्छा, उस पर फिर जो कोर्ट था, जो बेंच था, उसने बड़ी क्लियरली कहा कि जी बात आप हुज्जत तमाम करें, आप उन फ्लैट्स पे कहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर के नहीं हैं, हम मान लेते हैं नहीं है, फिर आप बताएं किसके हैं, और जिसके भी हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट्स ला दें। उन्होंने कहा आप डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं दे रहे हमें, उन्होंने कहा आप डॉक्यूमेंट्स यही दे दें कि जी ये ABCD के और ये डॉक्यूमेंट है। उन्होंने कहा नेस्कॉल और नीलसन के कुछ हमें एग्रीमेंट नहीं मिल रहा, जो सर्विस प्रोवाइडर है मिनर्वा उसकी एग्रीमेंट जो है वो भी हमें नहीं मिल रही। तो आप सब ज़ुबानी कलामी बात हो रही है, हमें आप डॉक्यूमेंट्स दें तो बात होगी। और फिर आपको मालूम है उन्होंने बहुत मरतबा कहा कि जी इशू यही है, और कल भी थ्रस्ट ये था बेंच का कि भाई 1 साल से बात हो रही है, आप कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं लाए। आज एक बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की, और ये एविडेंट भी था आज मैम के JIT की फाइंडिंग और JIT के तासुबाना रवैये से फोकस हटा है। उनको शायद इस बात का एहसास हुआ कि ज़्यादा बेहतर लीगल पॉइंट है। अच्छा, बड़ी अहम बात यहाँ पे उन्होंने जजेस से पूछा, जिसका जवाब यकीनी तौर पर राजा साहब बाद में देंगे, हुसैन नवाज का ही कोई लीगल डॉक्यूमेंट ले आओ मिनर्वा से। अच्छा देखो, ये जो आप कह रहे हो ना कि उन्होंने कोशिश की कि JIT से फोकस हटाएं, देखें अली, बात यह है कि मेरा ख्याल है दोनों लॉयर्स अब ये आज बोल रहे हैं, इनके साथ डॉक्टर साहब के डॉक्टर तारिक हसन, लेकिन जो ख्वाजा हारिस साहब कल से उनकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। मतलब आज भी देखिए 1 नहीं 10 मरतबा ये एम्फसाइज़ हुआ कि JIT जो है मेलाफाइडी है, JIT जो है उसने अपने दायरे कार से तजावुज़ किया है, और ये कि जो है वो बिल्कुल उसको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते एज अ बेसिस फॉर अ रेफरेंस। बार बार आपने देखा दोनों जो वकील थे अपने मुवक्किल की सपोर्ट में JIT को रद्द करना चाह रहे थे, और कहते हाँ कि कोर्ट ऑर्डर, और नहीं ये कह रहे हैं कि जी देखो कोर्ट ऑर्डर क्यों पढ़ रहे हैं, उसको बार बार रिफ्यूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कहने की कोशिश करें जी आप रेफरेंस इसकी बेसिस पे दायर नहीं कर सकते, आप इसकी बेसिस पे ट्रायल पे नहीं भेज सकते। और कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि जी इसके अंदर की ओपिनियन, इनकी जो ओपिनियन है वो हम बिल्कुल हम पे बाइंडिंग नहीं है, इनके जो रिकमेंडेशंस हैं जो कह रहे हैं कि जी आप ये करें वो भी बाइंडिंग बिल्कुल नहीं है। जो इसमें इंफॉर्मेशन है जिसको हम खुद चेक करेंगे, क्योंकि जुडिशल पावर्स हमारी है, हम चेक करेंगे कि वो इंफॉर्मेशन लॉ के हवाले से इस केस के लिए कितनी रेलेवेंट है। अच्छा, और दूसरी जो बात है मेरा ख्याल है कि कोशिश इनकी लॉयर्स की दोनों की ये थी कि नॉकआउट करें इसको रिपोर्ट को, और कहें कि जी बात तो अब जो पुरानी हेयरिंग हुई है उससे आगे निकल गई है। तो लेकिन जज कल भी कोर्ट ने ये कहा, आज भी कहा कि जो पुरानी बात है, जो पुरानी जो हेयरिंग है वो कहीं हमने ख़त्म नहीं की, हमने उसमें ना इसाद डार साहब को पूरी छूट दी, ना हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को छूट दी, यानी कि हमने पटिशन्स को रिजेक्ट नहीं किया। यानी कि अब जब, और आज भी आपने सुना 1 नहीं 3 मरतबा उन्होंने कहा फाइनल ऑर्डर अभी आना है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा ख्याल है नाज़रीन को के लिए अहम है ये पता चले कि जो पुरानी हेयरिंग हुई है उसको लेके जो JIT में इंफॉर्मेशन जो इनको लगे कि इम्पोर्टेंट है और रिलायबल है उसको लेके, और उसके बाद अब देखिए कल ख्वाजा हारिस साहब ने जो हेयरिंग की आर्ग्यूमेंट्स की और जो आज की आर्ग्यूमेंट्स उसको लेके मेरा ख्याल है ये आगे बढ़ेंगे। हम इसाक डार साहब पे तो आखिर में आएंगे ना, कि जो वो तो एक बड़ा ही डिफरेंट इंटरेस्टिंग किस्म का राउंड था जो उनके वकाल। अगर हम ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो लॉयर हैं उन्होंने आर्ग्यूमेंट अपनी यहाँ ख़त्म कर दी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनका सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, इसने कहा उसने कहा, ये कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उनके मिनिस्टर्स वगैरह की। FZE को कहाँ रखेंगे, उसका क्या करेंगे? तो देखो ना वो जो इवन अपार्टमेंट्स, अगर आप अपार्टमेंट्स को ले लें जिससे ये सब शुरू हुआ, अपार्टमेंट्स पे भी आपने देख लिया कि आज हर जज, ऑनरेबल जज ने बारी बारी ये कहा कि भाई कोई तो डॉक्यूमेंट दिखा दो, कई तो, क्योंकि आप कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं तो जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है फिर उसकी ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। तो ये मेरा ख्याल है यहाँ आके इन्होंने रोकी है बात, लेकिन FZE की उधर तो भी आई नहीं, FZE पे और जो बाकी जो भी लिंकेजेस हैं, और उसमें मेरा ख्याल है कि सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से मेरा ख्याल है अगर हम ये बताते चलें नाज़रीन को कि सलमान अकरम राजा साहब ने कोई ज़्यादा नहीं कहा कि मुझे आप 10 दिन दें, उन्होंने सिंपली ये कहा
कि जी मेरे डॉक्यूमेंट, और जो इम्पोर्टेंट बात बनती है, ख़बर जो इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने कहा कि मैंने कुछ दुबई से मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी पहुँचे हैं। हाँ हाँ, तो हाँ अच्छा, हाँ, और मुल्कों का नाम नहीं, सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं आपके वहाँ चेंबर में 4-5 बजे तक वो डॉक्यूमेंट्स पहुँचा दूँगा, और कल सुबह से फिर जाहिर है सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो उनके। अच्छा, मेनली मैं उसी पे असल में आना चाह रहा था कि वो जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जरिए डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपने जर्डी रिपोर्ट पढ़ी है, शायद वो एक तो खुद बता दिया फॉर इंस्टेंस के जद्दा से दुबई से सऊदी अरब कैसे मशीनरी लेकर गए, और उसके बाद शायद हिल मेटल की इस्टेब्लिशमेंट, अजीज़िया की इस्टेब्लिशमेंट, शायद वो उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे। गल्फ़ के हवाले से कुछ खास चीज़ें सामने आ, गल्फ स्टील मिल जो सीड मनी है उनका, वहाँ से चीज़ें सामने आ सकती। देखिए ना, जो आप म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत जो डॉक्यूमेंट्स आए, उसने तो जो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़ानदान की जो बिज़नेस थी, जहाँ से वो कहते हैं कि पैसा आया, फिर गल्फ स्टील बेच के इतने पैसे मिले, वो फिर हमने पैसे भेज दिए ये कतरी ख़ानदान को, फिर उन्होंने इन्वेस्ट किए, तो उसका तो द बॉटम फॉल्स आउट ऑफ दैट, बिकॉज दुबई जो है गवर्नमेंट, यूएई गवर्नमेंट ने कहा जी इस तरह का कोई हुआ ही नहीं, इस तरह का कोई, उन्होंने कहा कि बिज़नेस हुई नहीं, इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन हमने की नहीं, नोट नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि वो प्लस ये बड़ा वो जो स्क्रैप बेचने का, वो एक्सपोर्ट करने का, उन्होंने कहा जी दुबई के पास रिकॉर्ड नहीं, तो इन्होंने बार बार कहा जी दुबई नहीं, कौन सी जगह दूसरी नहीं, हाँ, लेकिन वो नहीं, अब वो कह रहे हैं जी हमने दूसरे पोर्ट से भेजा है, और उसके मेरा ख्याल है डॉक्यूमेंट शारजा पोर्ट की डॉक्यूमेंट हमारे पास है, अब दुबई पोर्ट गलत बता होंगे, क्योंकि अब कल जो इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट आएगी यहाँ से। लेकिन इसहाक डार साहब की तरफ से के हवाले से बहुत नाज़रीन, सबसे अहम जो हमें लगा चीज़ वो ये कि इन्होंने इसहाक डार साहब के हवाले से जब इन्होंने कहा कि जी जो उनकी उन्होंने दिया था कन्फेशनल स्टेटमेंट, तो आज कोर्ट ने बड़ी क्लियरली कहा कि जी अच्छा, कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है, अगर आप उसको कह रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं और कह रहे हैं है ही नहीं, कि अगर आप कह रहे हैं जी ज़बरदस्ती लिखवाया गया कन्फेशनल स्टेटमेंट, जो भी बात है, अगर आप कन्फेशनल स्टेटमेंट को रद्द करते हैं तो आप ये याद रखें कि आपको पार्डन मिला था। उन्होंने कहा जो माफ़ीनामा था वो इस पर उसकी बुनियाद थी, वो कंडीशनल था उस कन्फेशनल स्टेटमेंट के, और अकॉर्डिंग टू द कोर्ट जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके बाद आपने अप्रूवर बनना था। अगर आप कन्फेशनल स्टेटमेंट को बिल्कुल यू थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो, तो आपका जो पार्डन मिला था वो भी आपका रुक जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर भी मौजूद है, मैं चाहूँगा जो ये इसहाक डार वाला जो सिलसिला है वो भी हम करें। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा सर, आप लाइव हैं इस वक्त, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर होते होते इसहाक डार साहब के हवाले से मैडम से बात हो रही थी। अच्छा, उनके हवाले से उन्होंने आज जज साहबान ने इंदिया दिया कि अगर वो अपना स्टेटमेंट वापस लेते हैं जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था, तो उनका पार्डन, उनकी माफ़ी ख़त्म होती है। और मुझे जो अगला नुक्ता समझना है और नाज़रीन तक पहुँचाना है कि जो क्वेश्चन हुई थी उस पर जज साहबान ने कहा कि जनाब वहाँ पर आप एक्यूज नहीं थे, तो वो क्वेश्चन का कोई कानूनी हैसियत नहीं रह जाती? फिर क्वाशमेंट की कानूनी हैसियत इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ओपन एंडेड सारी इंक्वायरी का इख्तियार दे दिया, तो उसमें वो सारी जो लाइंस हैं जो मिलती हैं वो सबको आपने ट्रेस करना है। उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, ये जो इनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है, क्योंकि कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है इससे रिट्रैक्ट आप कर नहीं सकते, और रिट्रैक्ट चूँकि इसका जो तरीक़ेकार है बड़ा वो फुल कोहेजन में दी गई हो तब वो मैं नहीं आपको अर्ज़ करता हूँ। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो आपको साबित करना होती है, और वो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात आप साबित करते हैं कि आप बिल्कुल मुसलसल हिरासत में थे, आपको खौफ था कि जो में तो थे सर, प्रिजन में होना को और बात है। मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है, इसके लिए सबसे पहले अदालत जो है उसका कमरा खाली करा दिया जाता है, और एक इबारत जो है वो पढ़ के सुनाई जाती है कि आप ये बयान देने के पाबंद नहीं हैं, आप जो बयान देंगे वो आपके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है, लिहाजा आपने सोच समझ के ये बयान देना है। तो इसकी कानून में अगर इसको भी ना माना जाए तो इसके बाद कोई और तरीक़ेकार नहीं है कि जो आप किसी की स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड कर सकें। तो उसमें प्रॉब्लम जो उनके लिए है, इसहाक डार साहब के लिए, जो वहाँ जिस वजह से वो बाहर आके ज़्यादा चीखे थे, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि डार साहब चूँकि 164 की स्टेटमेंट कन्फेशनल रिकॉर्ड करवा चुके हैं, जिसमें वो सारे की सारी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एडमिट कर चुके थे, और नवाज शरीफ के लिए जो बैंक अकाउंट्स और सारी चीज़ें जो ओपन किए गए वो मान चुके थे।
इसलिए अगर उससे डिट्रैक्ट करते तो ही हिमसेल्फ वुड हैव बीन एन अक्यूज्ड। अच्छा, तो मैं इसलिए चाहूंगा इस नुक्ते को मजीद एक्सप्लेनेशन आपसे मैं लूँ। आपके साथ गुफ्तगू जारी है सर, आप यहीं रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदर गोंदल साहब ने मैं ज्वाइन किया। गोंदल साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। प्राइम मिनिस्टर साहब के वकील भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे सके अभी तक जजेस को, और ना ही इसाक डार साहब के वकील किधर ज़्यादा देख रहे हैं केस? कानूनी निकात थे वो तो मेरे भाई ने मेरा ख्याल में बड़े तफसील से बयान कर दिए। मुझे थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ कि जब पहला जजमेंट आई 2 जजेस ने इनको गैर सादिक गैर अमीन डिक्लेयर कर दिया, तो 3 जजेस ने कहा कि आपका रिकॉर्ड इनसफिशेंट है, तो कोई बेहतर अगर रिकॉर्ड दे सकते हैं तो GIT के हवाले कर दें। 60 दिन में उन्होंने GIT को जो भी रिकॉर्ड दिया, आप भी डेली समाज सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, कोर्ट में अगर कोई इम्प्रूवमेंट हुई है, कोई बेहतरी आई है, तो फिर तो इनके फ्यूचर के बारे में आप कह सकते हैं। अगर नहीं आई तो ये ना सादक रहे हैं ना अमीर रहे हैं, और कोर्ट बेचारी फंस गई है, उसके पास कोई वो इनको राहत देना चाहे तो भी नहीं दे सकती। और ऑनरेबल जजेस मेरा ख्याल है जो हमारी रीडिंग है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इनको डिसक्वालीफाई करेंगे, और मेरा ख्याल में बहुत जल्दी आप ये खुशखबरी सुनेंगे। दूसरी बात यह है कि इनको किसी ने नहीं पकड़ा, ये इनको अल्लाह ने पकड़ा है। जिस हद तक ये मगरूर और प्राउड थे, कोई वजह नहीं थी कि अब अल्लाह इनको ना पकड़ता। फिरौन से लंबी इनकी हुकूमत थी, तो इनका जाना ठहर गया है, तो लिहाजा आप इंतज़ार करें कि आप कब मिठाइयाँ बांटें। साहब बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी देर में से दोबारा भी आपको तकलीफ दूंगा आपको। हमें जनाब लतीफ़ खोजा साहब ने ज्वाइन किया है और उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे, खुद प्रोसीडिंग पूरी उन्होंने विटनेस की है। हमारे साथ भट्टू साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 8 ईयर की क़यादत है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि नदर गोंदल साहब भी उनके साथ ही खड़े हुए हैं। सर खुदा साहब, सर बारी बारी आते हैं, एक डिफरेंट प्ली ली गई कि जी जो कि मियाँ शरीफ साहब सबसे बड़े थे, वही फैसले करते थे, और ये बच्चों के पास अगर नाम कुछ था भी तो बच्चों को नहीं पता, ना ही मियाँ साहब को पता था। किस हद तक आपको लगता है लीगली इस तरह की दलील काम आएगी? देखिए, ये लीगली इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अब जो सैर हासिल इनको मौका दिया गया, पहले ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया, 5 जज साहिबान ने उन्हें दिया, फिर 2 जज साहिबान ने तो कहा कि हमारे पास जो मवाद आ गया है बावजूद तमाम मौके देने के, हम समझते हैं कि ये सादिक भी नहीं है, अमीन भी नहीं है। 2 जज साहिबान ने, सीनियर जज साहिबान ने इनको डिसक्वालीफाई करने का भी ऑर्डर कर दिया और इनको जो है सबकदोशी भी हो गई। बाकी 3 जज साहिबान ने कहा बिल्कुल इसमें जान है, लेकिन हम फिर भी समझते हैं कि हमें तफ्तीशी अमल की बजाय हम इनको एक और मौका देना चाहते हैं कि ये JIT के सामने अपना खुलकर अपना जो है मौक़िफ़ देना चाहते हैं, शवाहिद देना चाहते हैं, सबूत देना चाहते हैं इजाफी, ताकि इनको फ्री हैंड दिया जाए। तो उसमें आप देखिएगा, उसमें एक तरफा इन्हीं पर था, क्योंकि जब आप एक प्रॉपर्टी या एसेट्स या कंपनी की मिल्कियत को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर नायब लॉ भी यही कहता है, फिर ओनस आप पर है। आपकी ये ऐनक है, आप कहते हैं मेरी ऐनक है, आप पर है बारे सबूत। अरे भाई इनसे या इनसे या इनसे, आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ये इसके बताओ पैसा कहाँ से आया, तो आप ही बताएंगे। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि चलें एक मौका दिया। अब JIT के सामने जिस तरह से शर्मनाक तरीके से हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब जो सवाल जवाब पढ़ के भी सुनाए गए, उन्होंने कहा ये होता है कि जिस चीज़ का सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब वो इतने ज़्यादा इवेसिव होकर दे रहे हैं कि उसका सीधा जवाब देने को तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि अपने खालू को इनकार करते करते, मोहम्मद हुसैन को मैं जानता ही नहीं हूँ 2.5 घंटे के बाद कहते हैं ये मेरा खालू है। हालांकि शहबाज शरीफ पहले पहचान के देखें, वो तो गल्फ स्टील में जो बुजुर्गवार इनके ने कमर बांधी और वहाँ जो है गल्फ स्टील मिल खोली, वो बेनामी की गई एक तारिक शफ़ी के नाम जो 18 साल का बच्चा था, और एक मोहम्मद हुसैन के नाम। न सिर्फ वहाँ शहबाज शरीफ जाता रहा है, नवाज शरीफ भी जाता रहा है, और ये कह देना कि मैं मोहम्मद हुसैन को जानता ही नहीं हूँ कौन। देखें, जो आपने सवाल किया भाईजान, बात ये नहीं है, इनके तमाम मॉन्यूमेंटल जो इंक्रीज़ हुई है, इनकी दौलत के अंबार जो लगे हैं, वो सारे के सारे इनके इक़्तिदार में आने के बाद बने हैं। एक इत्तफाक फाउंड्री छोटी सी फाउंड्री से बड़ी बड़ी इतनी मेगा किस्म के 35 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के मालिक बन के खरबों अरबों दुनिया सारी में दौलत, ये उसके बाद ही हुआ इक़्तिदार से, और उसकी कोई ट्रेल ये साबित नहीं कर सके। ज़ीरो इक्विटी से, ज़ीरो इक्विटी, एक धेला नहीं था इनके पास,
ज़ीरो एक्विटी से इन्होंने गल्फ स्टील मिल खोली और 100% जो है भट्टू साहब बोले। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो इनका मौक़िफ़ है वो JIT ने मुस्तरद कर दिया है। वो कहते हैं ये बेनामी है, इसमें सारा का सारा बाहर से इलीगल तरीके से ये पैसा पाकिस्तान का लेकर गए हैं। इन्होंने एम्पायर्स वहाँ बिल्ड किए हैं, उसमें से 12 मिलियन दिरहम कुछ नहीं मिला इन्हें, क्योंकि वो जो है वो उसमें चली गई थी। डार साहब के हवाले से जो आज आर्गूमेंट हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुझे अगर आप 5 मिनट दें, मैं सिर्फ भट्टू साहब से उनका मौक़िफ़ ले लूँ, सियासी मौक़िफ़ उनका ले लूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। मैं ज़रा इसाक डार साहब के हवाले से बात कर लूँ। आप सर साथ रहिएगा हमारे। जी, इसाक डार साहब के हवाले से बड़ी अहम बातें उन्होंने की हैं कि एक तो आपका वो कन्फेशनल स्टेटमेंट, उससे अगर आप पीछे हटते हैं तो पार्डन जाती है, और अगर पार्डन जाती है तो फिर यू एक्यूज ठहरते हैं आप। अगली जो क्वेश्चन के हवाले से उन्होंने एक बड़ा अहम नुकता उठाया, मैं चाहूँगा ज़रा वो आप एक्सप्लेन कर देना नाज़रीन। देखें, क्वाशमेंट में इसहाक डार फरीक ही नहीं है, उसमें वो कैसे सकती है, वैसे पॉसिबल क्या? खास में ये है ही नहीं। और वो क्वाशमेंट किस तरह हुई, मेरा ना ही मुंह खुलवाएं तो अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से वो केस देखें, वो बेईमानी और बदनीयती पर मबनी है वो फैसला। 2 जजेस का इख्तलाफ हुआ, एक तीसरे जज रेफरी के पास गया, उसने जो है वो टेक्निकल तकनीकी बुनियाद पर इनमें से किसी केस का मोहतरम नवाज शरीफ का कोई ट्रायल नहीं हुआ। किसी केस में इनको जवाबदेह नहीं किया गया कि बताइएगा ये कहाँ से बनाए। तकनीकी बुनियादों पर उनका गला दबाकर उनको ख़त्म कर दिया गया, भस्म कर दिया गया। ये इस तरह से टेक्निकल जस्टिस नहीं चलेगी इस मुल्क में, और अब तो बड़ा वाज़े हो गया है। और आप देखिएगा कि इवन वो जो अपना शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो हुदैबिया पेपर मिल्स वाला केस है, वो भी अल तौफीक में जो उन्होंने फैसला जो डिग्री हुई थी इनके ख़िलाफ़, उसमें ये चारों फ्लैट्स जो हैं ये बतौर उसके वो रखे हुए हैं, एज अ गारंटर रखे। हाँ, और वो 1999 का फैसला है। नवाज शरीफ कहता है 2006 में ख़रीदा गया है, वो भाई 1999 में। और 93 साहब नवाज शरीफ मानता है कि मैं वहाँ रहता रहा हूँ। फिर उससे पूछा गया मालिक कौन है, वो कहता है मुझे नहीं पता मालिक। क्या तगाफल आरफाना है ये पाकिस्तान में ये मजाक प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में फूल प्रूफ ओपन एंड शट केस है। इसमें ये नबिश्ता दीवार है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये डिसक्वालीफाई भी होंगे। ये इनके नैब के रेफरेंसेस भी खुलेंगे, और जो इन्होंने जाली दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हैं और झूठ बोले हैं, परजरी है, सबवर्शन ऑफ जस्टिस है, इंसाफ को जो है इन्होंने रुकावट करने की कोशिश की है, उसमें 476 में सज़ाएँ भी इनको होंगी। आप देखिएगा, इससे जमहूरियत मजबूत होगी, इससे कानून की जो है बालादस्ती होगी, इससे आइन की हुक्मरानी बढ़ेगी, इससे पाकिस्तान मजबूत होगा। और एक और टेक्निकल नुकता आवाम जानना चाहती है। जी सर, मैं आपको गुंजल साहब के पास से होके, क्योंकि सर मुझे सिर्फ इतना पूछना था आपसे कि अब ये सर, मैं आपसे भी आपके पास भी सर ये नुकता लेके आऊँगा, ये अब क्या ट्रायल कोर्ट की तरफ मामला जाएगा तमाम रिस्पोंडेंट्स का, या यहीं पे फैसला होगा, ये आवाम जानना चाहती है। देखें, जो होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस हैं उनके खिलाफ तो डिक्लेरेशन जिस तरह 2 जज साहिबान ने दिया, नवाज शरीफ साहब तो उसी तरह ये तो डिक्लेरेशन 62F में सादिक और अमीन होने के ना होने के नाता से ये डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ये MNA से भी जाते जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर से भी ख़त्म होंगे। बाकी जो क्रिमिनलिटी है, जराइम है, जाहिर है ये सज़ा तो नहीं है, ना जेल भेज रहा है कोई। उन जराइम के बारे में रेफरेंसेस खुलेंगे, और वो जो है ट्रायल कोर्ट सुनेगी, यानी नैब अदालत सुने या FIA की सेंट्रल जज, स्पेशल सेंट्रल जज सुने, वो मुतअल्लिका अदालतें सुनेंगी, वो वहाँ शहादतें भी होंगी, इनको मौका भी मिलेगा। और उसके बाद 14 साल सज़ा, और सारी जायदाद की ज़ब्ती और कुर्की भी है। किसी फाइनेंशियल इदारे से ये लोन लेने से भी जो है माने हो जाएंगे, और उसके बाद ये इलेक्शन और कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने पर भी इन पर कदगन और बंदिश लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गोंदल साहब, जी सर, मैं आपकी तरफ आ रहा था। अब आपकी पार्टी का स्टांस सर इस्तीफ़ा दे, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे, लेकिन आपके कुछ इत्तेहादी ये भी कहते हैं कि इस्तीफ़े की ज़रूरत क्या है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का चट्टा खट्टा यहाँ पे खुल रहा है तो खुलने दें। पहले तो खोसा साहब ने जितना एलेबोरेट किया है, इस पर मैं ये कहूँगा, काश कि ये सुप्रीम कोर्ट में एज ए पार्टी होते, काश ये सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा पेश करते तो हमें ज़्यादा खुशी होती। लेकिन पर फिर भी उनकी मेहरबानी कि उन्होंने अपने नज़रियात तो का आपके साथ है सर, उनके रहनुमा भी आते हैं यहाँ पे। अब रहा कि ये इस्तीफ़ा दें या न दें, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ वाज़े है। वो कहता है कि मेरे 20 करोड़ आवाम का ये मौक़िफ़ है, और उनकी ये ख्वाहिश है कि हम बाइज़्ज़त कौम बने, हम एक नई कौम बन के सामने आए। अगर हमारे वज़ीर आज़म करप्ट होगा
हमारा वज़ीर आज़म एक डिक्लेयर्ड करप्ट होगा तो कौम की बदनामी होगी और कौम की के लिए एक बड़ा ही नदामत का टाइम होगा। वो कौम को और इसको शायद इसको तो मैं नहीं कहूँगा, वो कौम को इस नदामत से बचाने के लिए ये पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं और मुतालबा उनका बहुत हद तक लोगों ने, मैं समझता हूँ 20 करोड़ आवाम का ये मुतालबा है, इमरान खान का नहीं है। इमरान खान तो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी आवाज़ बन के उभर रहे हैं। तो कौम को निज़ामत से बचाने के लिए इसी फिक्रे पे कंक्लूड करूँगा कि PTI का ये मुतालबा है कि ये सारा ख़ानदान सियासत से बाहर हो जाए, क्योंकि बंदा कह रहा है कि ये सारा टब्बर करप्ट है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब क्यों नहीं आते कोर्ट? पहले तो वो रोज़ाना आया करते थे, अब क्यों नहीं आते कोर्ट? पहली बात तो ये है कि वो कोर्ट आए तो भी अच्छी बात है, लेकिन एक बड़े ज़िम्मेदार लीडर हैं, इस कौम को उन्होंने लीड करना होता है। तो ये छोटे मामला जो है ये तो हम जिन्हें बाहर है। तो सर एब्सकॉन्डर हुए हुए गालिबन इस वजह से नहीं आते, इश्तिहारी हुए हुए, वो थोड़ा क्लियर करना ज़रूरी है कि आप दानियाल अजीज़ की एब्सकॉन्डर और टेररिस्ट कोड का भी वाज़े कर दें। हर पॉलिटिकल वर्कर के ख़िलाफ़ ये FIRs होती रहती हैं, जिसको कभी गवर्नमेंट ने नहीं पूछा ना पूछना है। अगर वो इतना ही दहशतगर्द है, खुदा न खास्ता, तो बंदी गाला यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, क्यों नहीं ये जाते? सारी फोर्सेस इनके पास है, बाकी लोगों को हंटिंग कर रहे हैं, बाकी लोगों को डिपार्टमेंट को टेम्परिंग कर रहे हैं। इमरान खान के पास जाने में क्या हर्ज है? मैं वाज़े कर दूँ कि वो जो उन्होंने बीइंग एज एजिटेटर जो एक एजिटेशन की थी उस वक्त की FIR है, जिनका ये हमारे जो नादान दोस्त हैं जिन्होंने जो ले डूबे हैं। नवाज तो करना पड़ेगा ना सर, उसका भाग तो नहीं सकते उससे हमेशा के लिए। पाकिस्तान में हर कोने में चले जाएं, हर ज़िले में चले जाएं, और सैकड़ों FIR दर्ज हुई है। ये कभी उन्होंने नहीं कहा कि एब्सकॉन्डर किस में, हमेशा कहते हैं दहशतगर्दी से एब्सकॉन्डर है। बताओ ना भाई किससे एब्सकॉन्डर है? हर पॉलिटिकल वर्कर के खिलाफ ये FIR हुकूमतें काट के रखती हैं। हम वापस सर इस केस के ऊपर आएंगे, मुझे एक वक्फा लेना नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपको लाइव ट्रांसमिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो थोड़ी देर पहले अभी हेयरिंग खत्म हुई है पैनामा केस के हवाले से, उससे आगाह करेंगे। टेक अ ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाज़ों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूंच। ये तो बताएगा इजलास का आगाज हो गया, क्या तफसीलात हैं? पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की
सदारत में हो रहा है और इसमें ये देखा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का जो आइंदा इंतखाबात के लिए मंशूर है उसका किस हद तक जायजा लिया जा सकता है। इस इजलास में सेनेटर सलीम मांडवीवाला, सेनेटर फरतुल्ला बाबर, सेनेटर शरी रहमान शरीक हैं, जबकि दीगर MNAs अजरा फजल पेचो, अखुनजादा चटान, सेनेटर साबिर बलोच और कादिर शाहीन भी शामिल हैं। इस मंशूर कमेटी में मुल्क भर से नुमाइंदे शरीक हैं और इस इजलास के दौरान, जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में हो रहा है, मंशूर के हवाले से तजावीज दी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि आइंदा इंतखाबात के हवाले से एक बेहतरीन मंशूर तैयार किया जा सके। इसी सिलसिले में ये इजलास हो रहा है जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। 24 न्यूज़। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक। अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है। सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों। अवामी सियासत के जमाने क्या हुए। सियासत बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला। क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब तारिक हसन साहब जो कि इसहाक डार साहब के वकील ने अपना आर्गूमेंट ख़त्म करने ही लगे थे, तो इस दौरान शेख रशीद साहब उठ खड़े हुए और उन्होंने एक शिकायत की ऑनरेबल जजेस से। उन्होंने कहा जनाब कि हम कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ दस्तावेज़ात का इसहाक डार साहब के हवाले से दस्तावेज़ात जो है उनका मुतालबा कर रहे हैं पिछले 4 दिन से, ये हमें नहीं दे रहे हैं। उस शिकायत को बराह रास्त जजेस ने सुना और फिर बाद में उन्होंने डायरेक्ट किया वकील इसहाक डार साहब से कि जनाब ये डॉक्यूमेंट्स आप शेख रशीद साहब को प्रोवाइड करें। शेख रशीद साहब इन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से क्या दलाइल लेकर आते हैं ये अगली समाअत में पता चलेगा। हमारे पास इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ उनसे मजीद बात करते हैं। सर, MLA के हवाले से कुछ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के डॉक्यूमेंट्स का सलमान राजा साहब ने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स का कुछ मजीद का जजेस का ये आर्गूमेंट था, काउंटर आर्गूमेंट था कि यही डॉक्यूमेंट्स आप पहले JIT में प्रोवाइड क्यों नहीं किया आपने। आपके हवाले से जो जजेस को शिकायत हैं वो ये हैं कि आप एवेसिव हैं, आप सवालात से दूर भागते हैं और वही सवालात जब कोर्ट में किए जाते हैं तो आप कहते हैं हमें कागजात चाहिए। जजेस की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जजेस का काउंटर आर्गूमेंट नहीं होता। उनकी मैं दुरुस्त कर लेता हूँ अपने ऑब्जर्वेशंस उनकी होती हैं। अब इस सारे केस में जो हो रहा है वो ये कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जिस फोरम पे जो बात करने की वो की नहीं जा रही, उसकी वजह यह है कि सबसे पहला फोरम वो था जहाँ 2 जज साहबान ने फैसला इनके ख़िलाफ़ किया, 5 जज साहबान थे, और उसके लिए सबसे बुरा काम जो किया गया कानूनी तौर पर वो ये था कि अब 2 जज साहबान की फाइंडिंग्स वो मौजूद हैं इनके ख़िलाफ़, और उन फाइंडिंग्स के मुताबिक ये सादिक और अमीन नहीं रहे। उन फाइंडिंग्स को चैलेंज नहीं किया गया, ये सबसे पहला काम हुआ। उसके बाद JIT की तश्कील जो थी, ये वो काम था जिसमें इन्हें अगर कोई इतराज़ था उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो दैट वाज द स्टेज जब ये कह सकते थे कि भाई वी डोंट लाइक इट और हमारी ये रिजर्वेशंस हैं। हुआ ये कि ये सारा वक्त इन्होंने इस काम के लिए ज़ाया किया कि जनाब पहले तो कोशिश की गई उन्हें ख़रीदने की, दबाने की, और इनके ज़हन में ये था, मैं आपको एक बात और जो सब लोग दोस्त ज़्यादा भूल चुके हैं, इनके यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ जो कमीशन इन्होंने मुकर्रर हुए उसमें लोन कमीशन, यानी लोन कमीशन आपको अगर लोगों को भूल गया होगा, लोन कमीशन ये था कि ये जो कोऑपरेटिव स्कैम था जिसमें करोड़ों रुपए उस वक्त इन्होंने कोऑपरेटिव्स के बहाने ले लिए, लूट लिए थे लोगों के, उसमें लोन कमीशन मुकर्रर हुआ। अफजल लोन साहब उसके सरबराह थे। उसमें जस्टिस अख्तर हसन साहब, ही वाज आल्सो वन ऑफ द मेंबर्स। जस्टिस अख्तर हसन साहब जिंदा हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। उन्होंने मेरे लाहौर वाले चेंबर में मेरे साथ ये बात शेयर की। उन्होंने कहा कि इन्होंने अफजल लोन ने ज़बरदस्ती मुझसे दस्तखत करवाए, मिन्नत करके करवाए, और कहा कि ये आप ज़रूर मेरे ऊपर मेहरबानी करें, मेरा बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे ज़रूरी ये करने हैं। उन्होंने कहा आई डिडंट एग्री विद दैट। अच्छा, इसी तरह के कमीशन बाकी एबटाबाद कमीशन है, इसी तरह यहाँ कमीशन का अशर लोगों ने देखा, ये जो मेमो गेट कमीशन था, तो वो सारी सूरत हाल में ये मुतमिन थे कि चलो जब यानी चली गई ये बात कमीशंस में तो मामला ख़त्म हो जाएगा। JIT इन फैक्ट चूँकि जुडिशल इंक्वायरीज कमीशन एक्ट जो है मेरे हिसाब से तो इस वक्त वो रिडंडेंट है, क्योंकि उसमें वो जितनी ज़्यादा आपको इंटेंसिव इस दौर में इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है, उसके लिए वो सारी प्रोविजंस उसमें मौजूद नहीं है और इख्तियार नहीं होता कमीशन के पास इस सतह पे जाने का। अब जो उसका अल्टरनेटिव है और जिसमें ज़्यादा फौजदारी आ गई है वो यही है JIT। मुझे एक और, मैं यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ कतल गुलामी, चूँकि वक्त हमारे पास महदूद है, बहुत से सवालात हैं। आवाम का ये भी कहना है, ये भी उनका एक तजस्सुस है कि आखिर ये फ़ैसला होगा किस तरह, यही बेंच फ़ैसला करेगा, ऑनरेबल बेंच, या फिर इसी बेंच में से अगर एक जज भी उन 2 जजेस को फॉलो करते हुए फ़ैसला दे देता है तो फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन इनकी हो जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है और वो जो दो जज साहबान ने रिकॉर्ड कर दी है, और इस बेंच को इम्प्लीमेंटेशन बेंच कहा जा रहा है सिर्फ इसीलिए कि चूँकि बेसिकली वो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला कंक्लूड हो चुका है। इन्होंने जो बाकी शहादतें हासिल करनी थी वो करके ये बेंच जो है फाइनली फैसला कर देगा इस मामले में। मैं सर आपके पास थोड़ी देर में दोबारा वापस आऊँगा, बहुत शुक्रिया आपका। काजी साहब, ये सारी गुफ्तगू सर आपने सुनी और आप यकीनी तौर पे जब ये समाअत हो रही थी आप टिकर्स और ख़बरें भी देख रहे होंगे। आगाज़ में किस तरह से मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ साहब के वकील ने जो आर्गूमेंट अपना तब्दीली लेकर आए, उन्होंने कहा कि जनाब मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब
वो जो कि फैमिली हेड थे, उनके पास जायदादों का कब्जा भी होता था, हुक्म भी उन्हीं का चलता था। तो वो किस तरह से जायदादों का बंटवारा करते थे, इसमें उनके बच्चों या फिर उनके पोते पोतियों की कोई से नहीं होती थी। मियां नवाज शरीफ के बच्चों को अगर उनके बचपन में उनके नाम कोई जायदाद लग गई तो इसका जवाब मियां नवाज शरीफ से न लिया जाए, क्योंकि उस वक्त मियां शरीफ साहब तमाम चीज़ों को खुद मुख्तारी से देखा करते थे, उसमें कोई किसी को चूं चरा करने की बात नहीं करने दी जाती थी। मोनोलिथिक फैमिली की बात जो है काजी साहब, वो ये आर्गूमेंट आज अपनाया गया। काजी साहब, जी अब जी अब मैं कुछ थोड़ा बेहतर सुन सकता हूं, मगर मैं माफी चाहता हूं, इससे पहले जो आपकी गुफ्तगू हो रही थी, जो बार के जो प्रेसिडेंट थे, मैं वो पूरी बात सुन नहीं सका। लेकिन अगर आप काइंडली सवाल दोबारा दोहरा सकते हैं अली भाई। जल्दी करो यार। रवैये पे फिर इन्होंने गुफ्तगू की जनाब कि वज़ीर आज़म का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे, वज़ीर आज़म का तो कोई लिंक ही नहीं बनता इससे। अब आर्गूमेंट ये आया है सर कि मियां शरीफ साहब जो कि फैमिली हेड थे, उनका फैसला हरफ आखिर होता था फैमिली में। हम एक मोनोलिथिक फैमिली का हिस्सा है। मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने कौन सी जायदाद किसके नाम लगाई, बचपने में लगा दी, जवानी में लगा दी, बुढ़ापे में लगा दी, इसमें किसी को चू चला की कोई हिम्मत नहीं थी। लिहाजा बच्चों के नाम पे अगर 90 की दहाई में, 90 के अगाल में कोई जायदाद उनके नाम लग भी गई, फ़र्ज़ कीजिए एवनफील्ड अपार्टमेंट, ये कहा उन्होंने, ये उनके वर्ड्स है वकील के, अगर लग भी गई तो फिर बच्चों को शायद इस बात का इल्म भी ना हो और ना ही इस बात का मियां नवाज शरीफ साहब को कोई इल्म हो। तो उन्होंने तो पूरे का पूरा मुद्दा एक दफ़ा फिर डाल दिया है मियां शरीफ साहब पे। तो अब आपको क्या लगता है सर कि इसको इस्टेब्लिश करना तो बहुत मुश्किल होगा? अदालत ने ये कहा है, काजी साहब मैं आपको बता दूं अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अदालत ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है इसमें बड़ी अहम है। वो कहते हैं जी ये भी सवाल नहीं है, ये जो आप आर्गूमेंट कर रहे हैं ना वकील साहब, ये भी सवाल ये है, आप कहते हैं जायदाद हुसैन नवाज शरीफ के नाम है, मिनरवा से एक डॉक्यूमेंट JIT लेके आती है, वो कहती है जायदाद जो है मरियम बीबी के नाम है। आप कोई डॉक्यूमेंट अब तक ऐसा क्यों नहीं ला सके जिससे आप ये साबित कर सकें कि हुसैन नवाज शरीफ इन एवनफील्ड फ्लैट्स के मालिक हैं? और यकीन कीजिए सर, उसके बाद एक सन्नाटा था, काजी साहब कोई जवाब नहीं था, उनके वकील के पास खामोशी थी और फिर वो अपने आर्गूमेंट की तरफ बढ़ गए। तो जो मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ, आप अपनी इस पर ओपिनियन दीजिएगा, जो मैंने आज ऑब्जर्व किया कि मियां नवाज शरीफ साहब के वकील हों और इसहाक डार साहब के वकील हों, दे बोथ रैन आउट ऑफ आर्गूमेंट्स टुडे। वो मुसलसल हम 60 दिनों से देख रहे हैं। अभी मैं एक और भी देख रहा था रिपोर्ट, जहां पे बताया जा रहा था जी कि अभी हम दोबारा से कागज इकट्ठे करेंगे, अब फिर से एक सिलसिला। तो मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर डिले करने की बात है। मेरा ये ख्याल है, मेरे जहन में आ गया जो आज अदालत में डिस्कस हुआ सर, जब ये आर्गूमेंट दिया जा रहा था कि बड़े मियां साहब ने जायदाद बांटी और उसके बाद बच्चों को किसी किस्म की इल्म नहीं था उनको, ना ही उनको उनके फैसले को चैलेंज करने की कोई जरूरत थी। खैर ये बात हो गई। जजेस ने ऑब्जर्वेशन दी जनाब कि आपकी 2009 में एक सेटलमेंट हुई थी, आपको भी याद होगा, उसका JIT रिपोर्ट में भी जिक्र है। वो उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं उसका डॉक्यूमेंट है, इनके बकौल इनके पास डॉक्यूमेंट है। फर्ज कर लें सर, काजी साहब मान लेते हैं डॉक्यूमेंट है, लेकिन मसला ये है सर, उस सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट में जो 2004 में बना, 2009 में एग्जीक्यूट हुआ, उसमें एवनफील्ड फ्लैट्स का जिक्र ही नहीं है। अगर एवनफील्ड फ्लैट्स बकौल इनके इनहेरिटेड थे, यानी वरासत में इनको मिले हैं, तो जनाब जब वरासत की मुंतकली का दस्तावेज दस्तखत हो रहा था 2009 में, तो उसका जिक्र तो करते, उसका जिक्र भी नहीं है। और फिर हुआ ये जनाब कि इस ऑब्जर्वेशन के बाद, जजेस की इस ऑब्जर्वेशन के बाद एक दफ़ा फिर जो है वो सन्नाटा था। काजी साहब
कि कल जो एक बात मेरे साथ बड़ी अच्छी की, एक कौन कह रहा था, हामिद मीर साहब थे गालिबन, वो कह रहे थे कि ख्वाजा हारिस साहब बड़े तकड़े वकील हैं, लेकिन जिस अंदाज से JIT ने अपनी ये मुरतब की है कि लगता है कोई डिफेंस कर नहीं पा रहे। अब मसला ये है कि एक और बात जो अगर मैं एक आम आदमी के नुक्ता नज़र से करूं अली भाई, तो मेरे ख्याल में अब इसमें मजीद कोई आर्गूमेंटेशन की कोई गुंजाइश रही नहीं है। बड़ा सादा बात है, सामने आ चुकी है। और फिर खास तौर पर ये जो दुबई वाली चीज निकल आई है, और इसमें अगर आप कल की स्टोरी पढ़ें तो इसमें तो ये है कि वो 10,000 हो ही नहीं सकता दिरहम अकॉर्डिंग टू द स्टोरी जो खलीज टाइम में आई है कि वो आपने लिए ना हो। तो ये अब इतनी बातें इकट्ठी हो गई हैं कि इसके बाद मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट FCE का नाम नहीं लिया गया। आपने नुकता बड़ा अच्छा उठाया, इस FCE कंपनी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन कल को ये मुद्दा गले पड़े उसको डिस्पेल करने के लिए आज एक आर्गूमेंट रेज किया गया। मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ ख्वाजा हारिस साहब से। एक बात मैं पहले कर दूँ उससे पहले, देखिए अकाई साहब, इसमें वकील का कसूर नहीं है, केस में जान होनी चाहिए। केस में जब है ही कुछ नहीं तो वकील कहाँ से कुछ लेके आएगा, एक बात। अगली बात, वो कहते थे कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा, फीस ले आओ, इसको ठीक कर लेते हैं अगर बंदा आखिरी स्टेज पर भी हो तो। जी अली भाई, तो फीस लेनी है ना अकाई साहब, ठीक है। अच्छा, वो आर्गूमेंट क्या था सर? उन्होंने कहा कि जनाब आपने वो तमाम चीज़ें, वो तमाम सबूत जो है वो आपने कहा आपने जमा करा दिए हैं। इन्होंने कहा जनाब हमने अभी कुछ चीज़ें जो है वो बाहर से मंगवानी है, वो आएंगी। तो जजेस ने कहा जनाब आपको 60 दिन इसीलिए दिए गए थे कि आप वो चीज़ें वहाँ पे जो है पहले से जमा करा दें, और उसके बाद उन्होंने कहा जनाब हमें चूँकि कन्फ्रंट किया गया, इस वजह से हम उन चीज़ों का फौरी तौर पर प्रिपेयर्ड नहीं थे। जजेस ने ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन थी कि आपसे पूछा गया था, आप बताने में एवेसिव थे, आप लोग बार बार प्रिविलेज क्लेम करते थे कि ये हमारा इस्तेकाक है, हमारी मर्जी हम ना बताएं, लेकिन अब जब वही सवाल अदालत आपसे पूछ रही है तो आप कह रहे हैं कि जनाब इसका कागज़ भी नहीं है, उसका कागज़ भी नहीं है। तो एक और बड़ी अहम चीज़ थी, आपकी बात में कुछ हद तक इत्तेफाक करता हूँ, ख़ास तौर पर सागडार के वकील, उनकी तैयारी में हमें काफ़ी कमी नज़र आई। आप यकीन कीजिए सागडार साहब के वकील ने सबसे अहम डॉक्यूमेंट मिस कर दिया, सबसे अहम डॉक्यूमेंट। असल मुद्दा ही सागडार साहब की टैक्स इवेजन का है कि वो टैक्स बचाते रहे। इनका दावा था कि हमने टैक्स डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब जमा करा दिए, और जो इन्होंने रिप्लाई जमा कराया अदालत में आज, उसमें वो टैक्स डॉक्यूमेंट्स डाले ही नहीं गए। उस पर बड़ा अदालत ने है जो है वो एक बड़ा सख्त ऑब्जर्वेशन जो है वो दी। उन्होंने कहा कि जनाब ये आपका मेन डिफेंस था कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स आपने डाले ही नहीं। फिर एक और बड़ा अहम नुक्ता तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो है पार्डन वाला और उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट वाला। अहम नुक्ता ये था जनाब कि ये डॉक्यूमेंट्स FBR ने जो मंगवाए हैं, आपने FBR से मंगवाए हैं, क्या इस बात का आपके पास सबूत है कि नैब ने 99 के कूप के दौरान FBR से ये डॉक्यूमेंट्स हथिया लिए? एक उनके पास इसका भी कोई ना कोई जो है वो डॉक्यूमेंट होगा, ये भी डॉक्यूमेंट लेके आए। मतलब हर एक डॉक्यूमेंट जो अदालत ने पूछा वो उनके पास नहीं था सर। चलें, अच्छा, हमें बताया गया